Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज मोनोपोली। हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अपने लास्ट 2 क्लास में कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मोनोपोली। आज की क्लास में देखेंगे मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है, उसका असम्पशंस क्या होते हैं, मोनोपोली का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के केस में देखेंगे। फिर लंदन इंडेक्स करके टॉपिक है मोनोपोली केस में, वो देखा जाएगा। फिर देखेंगे सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, दैट इज डेट लॉस इन केस ऑफ मोनोपोली, वो हम पढ़ेंगे। फिर लास्ट में आज की क्लास के एंड में हम देखेंगे मोनोपोली कंपैरिजन विद परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड इन दी एंड हम करेंगे इस टॉपिक से आए हुए PYQ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि आज क्लास हम मोनोपोली पढ़ने वाले हैं। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जो एग्जैक्ट अपोजिट है आपके परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। हमने देखा था लास्ट क्लास में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है वो एफिशिएंट होता है, वो एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी दोनों अटेन करता है। वो बेस्ट आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो आइडियल मार्केट होता है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, बट रियल वर्ल्ड में वो देखने को नहीं मिलता। आज की क्लास में देखेंगे जब मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर होता है उससे मार्केट की एफिशिएंसी में क्या असर पड़ता है, वो आज क्लास हम पढ़ेंगे। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक फर्म होता है जो मार्केट का सारा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, और इस मार्केट के अंदर न्यू फर्म्स की एंट्री बंद है। तो बेसिकली मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर हुआ जिसमें सिर्फ एक ही फर्म होता है जो मार्केट के जितने भी मार्केट जो भी आउटपुट है वो सिर्फ वही फर्म प्रोड्यूस कर रहा है, और इस मार्केट में नए फर्म्स की एंट्री बंद है। इस मार्केट में नए फर्म्स एंटर नहीं कर सकते। इट मीन्स देयर इज बैरियर ऑफ एंट्रीज इन दिस मार्केट। मोनोपोली फर्म जो होता है वो इंडस्ट्री का या मार्केट का पूरा सारा आउटपुट वही प्रोड्यूस करता है। इस वजह से मोनोपोली फर्म जो होता है उसको हम प्राइस मेकर बोलते हैं। वही अपने गुड्स की प्राइस डिसाइड करता है कि उसको अपने गुड्स को किस प्राइस पे बेचना है, जो कि बिल्कुल उल्टा है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या था कि फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, वो मार्केट द्वारा तय किया प्राइस मार्केट से लेता है, उसी प्राइस पर अपने आउटपुट सेल करता है। जबकि मोनोपोली केस में मोनोपोली मार्केट केस में जो फर्म होता है वहाँ पे एक ही फर्म है, वो फर्म अपना प्राइस डिसाइड करता है, वो प्राइस मेकर की तरह एक्ट या परफॉर्म करता है मोनोपोली मार्केट केस में। ऐसे कोई अजम्पशंस है या करेक्टरिस्टिक्स बोल रहे मोनोपोली फर्म की मार्केट का, वो देख लेते हैं। पहले ये कि यहाँ पे एक सिंगल फर्म होता है। मोनोपोली मार्केट सिर्फ एक फर्म देखने को मिलता है। वही फर्म जो है इंडस्ट्री भी कहलाता है। सिर्फ सिंस मार्केट में एक ही फर्म है तो फर्म ही पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और इस केस में जो फर्म होता है मोनोपोली मार्केट में जो फर्म होता है वो प्राइस मेकर की तरह वो एक्ट करता है। इट मीन्स वो अपना प्राइस खुद सेट कर सकता है सब्जेक्ट टू डिमांड। डिमांड किस तरह की है मार्केट में, उसके हिसाब से वो अपने गुड्स का प्राइस मार्केट में सेट कर सकता है। इट मीन्स फर्म जो है वहाँ पे प्राइस मेकर है मोनोपोली केस में। दूसरा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोली मार्केट में जो गुड्स बनाए जा रहे हैं उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। तो इससे क्या देखने को मिलता है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरे गुड्स में स्विच कर ले। सिंस देयर इज नो सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट इन केस ऑफ मोनोपोली, द कंज्यूमर कांट स्विच टू सिमिलर प्रोडक्ट्स इजीली। वहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे गुड्स की तरफ वो मूव या स्विच नहीं कर सकता। इस वजह से मोनोपोली मार्केट में फर्म के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर देखने को मिलता है। पहली बात तो ये कि वो सिंगल फर्म है मार्केट के अंदर। दूसरी बात है कि जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट के अंदर उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल मार्केट में नहीं है। तीसरा आपका अजम्पशन या कैरेक्टरिस्टिक्स की है एंट्री। मोनोपोली मार्केट के अंदर न्यू फर्म्स एंटर मार्केट को ईजिली नहीं कर सकती। ये इसका बहुत ही बड़ा फीचर है मोनोपोली मार्केट का कि जो न्यू फर्म्स को रिस्ट्रिक्ट करता है एंट्री से मार्केट के अंदर। वो एंट्री रिस्ट्रिक्ट कैसे होती है, उसके कुछ तरीके हैं, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल, स्ट्रेटेजिकल रीजन। ये हम बाद में आने स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोपोली मार्केट का जो फर्म का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जो हर फर्म का गोल होता है हर मार्केट स्ट्रक्चर में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इस केस में मोनोपोली फर्म का भी जो गोल होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मोनोपोली मार्केट में हम अज्यूम करके चलते हैं कि मोनोपोली जो फर्म है उसको परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशन की। ये हम अज्यूम करके चलते हैं। मार्केट कंडीशन मतलब कि उसको पता है कि उसके गुड्स की डिमांड कैसी है, कितनी है,
वो उसको नॉलेज में है फर्म के मोनोपोली मार्केट के अंदर। तो ये थे कुछ अजम्पशन आपके मोनोपोली मार्केट के। अभी हमने देखा कुछ देर पहले कि मोनोपोली मार्केट के अंदर एंट्रीज होती है न्यू फर्म्स की, वो रिस्ट्रिक्टेड है, नई फर्म्स मार्केट में ईजिली एंटर नहीं कर सकती। इसका कारण क्या है? सोर्सेज ऑफ बैरियर्स ऑफ एंट्री। कौन कौन सोर्सेज है जो एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं मार्केट के अंदर मोनोपोली केस में? पहला है कंट्रोल ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज। अगर जो फर्म मोनोपोली मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रही है उसका कंट्रोल ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर है जो वो गुड्स बना रही है उसको बनाने के लिए ज़रूरी है, तो इस केस में नए फर्म्स मार्केट में एंटर नहीं कर पाएंगे। सिंस जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो गुड्स बनाने के लिए जो फर्म बना रही है मोनोपोली मार्केट में, अगर उसका कंट्रोल सिर्फ एक फर्म के हाथ में है तो उस केस में नए फर्म्स मार्केट में एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रिसोर्सेज मिलेंगे ही नहीं गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस केस में वो मार्केट में एंटर नहीं करेंगे। सो ए फर्म में ओन कंट्रोल है बेटर रिसोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट गुड, तो न्यू फर्म्स कांट कम्पीट विदाउट एक्सेस इट। तो नए फर्म्स बिना रिसोर्सेज को यूज़ किए वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाएगी। तो एक पहला कारण हुआ आपका, जब कंट्रोल होता है एसेंशियल रिसोर्सेज का मोनोपोली फर्म के हाथ में, तो उस केस में नए फर्म्स आपकी मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। दूसरा कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यहाँ पर लीगल तरीका है ये, जिसको पेटेंट्स भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका पेटेंट राइट करा लिया जाता है कि प्रोडक्शन जो फर्म ऑपरेट कर रही है मोनोपोली मार्केट के अंदर उसका पेटेंट राइट है कि प्रोडक्शन का उस गुड्स का, तो इस वजह से दूसरी फर्म्स है वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये आपका लीगल तरीका होता है जो एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है मोनोपोली मार्केट के अंदर। तीसरा आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब हुआ कि जैसे जैसे फर्म कोई प्रोडक्शन कर रही है बढ़ा रही है अपना, वैसे वैसे उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है फर्म का, एवरेज कॉस्ट का कम होता जा रहा है। इस वजह से तो बड़ी फर्म्स होती है वो सस्ते में प्रोड्यूस कर सकती है एज़ कम्पेयर टू छोटे और न्यू फर्म्स जो एंटर करना चाहती है मार्केट में। सिंस इकोनॉमिक स्केल अगर देखने को मिलता है मोनोपोली फर्म के अंदर, तो न्यू फर्म्स एंट्री नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर वो एंट्री करती भी है तो मार्केट में मोनोपोली फर्म से वो कम्पीट नहीं कर पाएगी। इस वजह से इकोनॉमिक स्केल है फर्म के पास मोनोपोली मार्केट के अंदर, तो न्यू फर्म्स एंट्री नहीं करेगी। तीसरा आपका लीगल बैरियर। चौथा आपका लीगल बैरियर, कभी भी गवर्नमेंट भी आपका मोनोपोली क्रिएट करती है बाय लॉ। एग्जाम्पल तो आप दे सकते हैं रेलवे का एग्जाम्पल। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में मोनोपोली है गवर्नमेंट की। इस तरह की मोनोपोली को हम नेचुरल या पब्लिक मोनोपोली भी बोलते हैं, जो क्रिएट की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ये आपका लीगल तरीका है। तो अभी तक हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ बैरियर ऑफ एंट्रीज, जो मोनोपोली मार्केट के केस में एंट्री जो है न्यू फर्म्स की वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, सोर्सेज क्या क्या है। पहला आपका कंट्रोल ऑफ एसेंशियल सोर्सेज। अगर फर्म जो ऑपरेट कर रही है मार्केट के अंदर, अगर उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है रिसोर्सेज का जो रिक्वायर्ड है आपको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस केस में नए फर्म्स एंटर नहीं कर सकती। दूसरा आपका था कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, पेटेंट राइट। अगर फर्म का पेटेंट राइट है प्रोडक्शन प्रोसेस का, तो उस केस में नए फर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे मोनोपोली मार्केट में। तीसरा आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर जो मोनोपोली फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है इकोनॉमिक ऑफ स्केल के साथ, इट मीन प्रोडक्शन बढ़ाने से उसका लोअर एवरेज कॉस्ट लोअर कम हो रहा है, तो उस केस में न्यू फर्म्स उससे कम्पीट नहीं कर पाएगी। अगर वो मार्केट में आती भी है तो इस वजह से मार्केट में न्यू फर्म्स एंटर नहीं करती इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से। चौथा आपका लीगल बैरियर्स था। कभी कभी आपके गवर्नमेंट भी मोनोपोली क्रिएट कर देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, वाटर सप्लाई, रोडवेज। तो ये सारे आपके थे सोर्सेज ऑफ बैरियर्स ऑफ एंट्री जो क्रिएट करते हैं मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली आपके बेसिकली दो टाइप्स के हुए। पहला आपका सिंपल मोनोपोली, जो आज क्लास का पूरा टॉपिक हमारा इसके ऊपर बेस्ड है, सिंपल मोनोपोली के ऊपर। दूसरा आपका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, हम ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। समझ लेते दोनों है चीज़ क्या। सिंपल मोनोपोली में केस में जो मोनोपोली जो फर्म होता है, जो फर्म है मोनोपोली मार्केट में, वो सिंगल और यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करता है सभी कंज्यूमर से अपने गुड्स के लिए। जब मोनोपोली फर्म अपने गुड्स के लिए एक यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करे हर कंज्यूमर से, डिस्क्रिमिनेट ना करे, हर कंज्यूमर मोनोपोली फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गुड्स के लिए एक सेम प्राइस या फिक्स यूनिफॉर्म प्राइस पे कर रहा है, तो आपका ये कहलाता है सिंपल मोनोपोली। इस केस में कोई प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और इसको हम प्योर मोनोपोली भी कहते हैं, सिंपल मोनोपोली को। दूसरा आपका है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। इस केस में क्या होता है कि मोनोपोली जो होता है वो डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर अ सेम गुड। सेम गुड के लिए
अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अलग अलग कंज्यूमर्स से, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो ये हम डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंपल मोनोपोली का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं मोनोपोली फर्म का डिमांड और रिवेन्यू कर्व्स कैसा होता है, उसकी क्वेश्चंस क्या होती है। सिंस मोनोपोली मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है जो मार्केट में ऑपरेट कर रही है और इंडस्ट्री के जितने भी आउटपुट है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है मोनोपोली फर्म ही। तो इस केस में जो फर्म का डिमांड कर्व है, जो मोनोपोली फर्म का डिमांड कर्व है, दैट इज इक्वल टू सेम एज इंडस्ट्री डिमांड कर्व। ये बात आपको क्लियर होगी। एक फर्म है सिर्फ, जो फर्म का डिमांड कर्व है वही इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होगा। मोनोपोली फर्म का डिमांड कर्व होता है डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है, जैसे कि यूजुअली डिमांड कर्व देखा जाता है जो आपका डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है कुछ इस प्रकार। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पर डाउन स्लोपिंग डिमांड कर्व कहलाता है। डाउन स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और एक चीज़ आपको यही पता है कि मोनोपोली फर्म जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, वो अपना प्राइस खुद सेट करता है मार्केट के अंदर। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, मोनोपोली फर्म का डिमांड कर्व है डाउन स्लोपिंग है और मोनोपोली फर्म प्राइस मेकर है, अपने गुड्स का प्राइस खुद सेट करता है। तो डाउन स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या इंडिकेट करता है, अगर आपको प्राइस बढ़ता है, आपके बढ़ाते हैं तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, और अगर प्राइस आप कम करते हैं तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। सिंस यहाँ पे मोनोपोली फर्म प्राइस मेकर है, पर प्राइस खुद सेट करता है, तो उसके हाथ पे कंट्रोल सिर्फ प्राइस का है। और दोनों चीज़ें, प्राइस और क्वांटिटी फिक्स नहीं कर सकता अपने हिसाब से एक सेम टाइम पे। अगर प्राइस बढ़ाता है तो वो क्वांटिटी भी बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी बीच इन्वर्स रिलेशनशिप है एज पर डिमांड कर्व। प्राइस पर कंट्रोल है मोनोपोली फर्म का, प्राइस बढ़ाएगा तो उसको क्वांटिटी कम सेल होगी, उसकी डिमांड होगी। अब प्राइस कम करेगा तो वो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा डिमांड होगी। तो ये आपका है, कहता है कि मोनोपोली फर्म प्राइस मेकर तो है, बट वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को फिक्स नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मोनोपोली फर्म के हाथ में कंट्रोल प्राइस का है। अब प्राइस वो कंट्रोल कर रहा है तो वो क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब क्वांटिटी कंट्रोल कर रहा है तो वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता मोनोपोली फर्म। अब देखते हैं डिमांड कर्व इक्वेशन क्या होती है मोनोपोली फर्म की। सिंस यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है आपका, सिंस आपका डिमांड कर्व जो है डाउन स्लोपिंग है मोनोपोली फर्म के लिए, तो इसकी डिमांड इक्वेशन होगी ये इन्वर्स डिमांड इक्वेशन है, दैट इज पी इक्वल टू बीटा बी नॉट माइनस बी वन एक्स, वेयर बी पी इज प्राइस, बी नॉट इंटरसेप्ट, बी वन स्लोप और डिमांड कर्व, एक्स इज क्वांटिटी और आउटपुट सोल्ड। ये आपकी डिमांड कर्व इक्वेशन होगी मोनोपोली फर्म के लिए। अब हम देखते हैं टी आर इक्वेशन क्या होती है मोनोपोली फर्म के लिए। टी आर क्या है, दैट इज टोटल रेवेन्यू, इट इज टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये कैसा निकलता है, टी आर का फॉर्मूला होता है टी आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वान्टिटी सोल्ड, प्राइस इज पी, क्वान्टिटी इज एक्स। आपको पता है कि प्राइस द डिमांड कर्व जो है उसका इक्वेशन है ये, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका टी आर क्या निकल के आया, बीटा नॉट एक्स माइनस बीटा वन एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया टी आर का इक्वेशन। टी आर क्वेश्चन आपका ये आ गया। इस केस में आपका टी आर जो होता है वो इन्वर्टेड यू शेप होता है कुछ इस तरह। मोनोपोली केस में टी आर का इक्वेशन कुछ इस तरह देखने को मिलता है, इन्वर्टेड यू शेप। आपका क्वांटिटी आपका यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू है। ये आपको हो गया टी आर का इक्वेशन एंड कर्व इन केस ऑफ मोनोपोली। अब देखते हैं एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इट्स पर रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला आपका होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट सोल्ड। टोटल रेवेन्यू आपका यहाँ पे है पी इंटू एक्स, ये निकला। क्वांटिटी आपका एक्स है, तो आपका क्या आ गया, पी आ गया, एक्स एक्स कट गया, तो आपका ए आर क्या आ रहा है यहाँ पे, इक्वल टू पी आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है मोनोपोली फर्म का, इट इज़ नथिंग बट डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। ए आर आपका इक्वल टू प्राइस निकल गया, प्राइस इक्वल टू डिमांड कर्व का इक्वेशन है, डेट इज, तो ये कह रहा है कि आपका ए आर कर्व जो है इज इक्वल टू डिमांड कर्व फॉर अ मोनोपोलिस फर्म। तो मोनोपोली फर्म के लिए ए आर कर्व एंड डिमांड कर्व सेम है। नेक्स्ट आपका है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एडिशनल यूनिट आउटपुट सोल्ड करने से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एडिशनल, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमारा स्लोप होता है टी आर कर्व का। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टी आर ड्यू टू चेंज इन एक्स। टी आर मेरा आया था बीटा नॉट एक्स माइनस बीटा वन एक्स स्क्वायर, द चेंज इन दिस विल लीड टू, तो ये आपकी होगी इक्वेशन की।
दैट इज बीटा नॉट माइनस या बी नॉट माइनस 2b1x। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिमांड इक्वेशन है जो आपके ए आर के बराबर भी है, ए आर बी आई है। ये आपका एम आर इक्वेशन है। डिमांड का स्लोप क्या हो गया, वो हो गया डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स दैट इज माइनस बी वन। एम आर का स्लोप क्या हो गया, दैट इज डेल्टा एम आर बाई डेल्टा एक्स दैट इज माइनस टू बी वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्लोप है एम आर कर्व का वो ट्वाइस है द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड का स्लोप क्या है माइनस बी वन और एम आर का स्लोप क्या है माइनस टू बी वन। तो कह सकते हैं जो स्लोप है एम आर कर्व का इट इज़ ट्वाइस दी स्लोप ऑफ ए आर कर्व या डिमांड कर्व। तो हम कह सकते हैं कि एम आर कर्व जो होता है वो ए आर कर्व या डिमांड कर्व के नीचे होता है और उसके जो गिरने की रफ्तार होती है वो दुगनी होती है ए आर कर्व के, क्योंकि स्लोप उसका दुगना है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ डिमांड कर्व एम आर कर्व सेम ग्राफ पे, यहाँ पे आपका क्वांटिटी, यहाँ पे आपका एम आर ए आर, ये आपका डिमांड कर्व है, लेट्स आपका पी है, ये आपका एक्स है, ये आपका डिमांड कर्व है या ए आर कर्व है। अब एम आर कर्व जो होगा वो स्टार्ट तो वहीं से करेगा सेम इंटरसेप्ट पॉइंट से वाई एक्सिस के, लेकिन उस गिरने की रफ्तार तो दुगनी है ए आर कर्व के, तो ये इसके नीचे रहेगा और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे एम आर कर्व वो डिमांड कर्व के एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट का आधा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एम आर कर्व इंटरसेप्ट करेगा एक्स एक्सिस को ऑन एक्स बाय टू क्वांटिटी पे। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म टर्म्स लेके देखे, ये मेरा ए आर कर्व है, लेट्स यहाँ पे 10 प्राइस आ रहा था, यहाँ पे मेरा एम आर ए आर, यहाँ पे मेरा क्वांटिटी है, यहाँ पे मेरा ये 20 आ रहा है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट डिमांड कर्व का ए आर कर्व का। अगर मैं एम आर कर्व ड्रॉ करूँगा उसका स्लोप ट्वाइस है, इट मीन्स वो दुगनी तेजी से गिर रहा है। तो एम आर कर्व जो इंटरसेप्ट करेगा एक्स एक्सिस पे वो उस पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को, जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व में टच किया एक्स एक्सिस को उसके आधे पे वो टच करेगा एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट पर। तो बेसिकली यहाँ पे एम आर टच करेगा एक्स एक्सिस को एट 10 दैट इज 20 का हाफ है, उसमें वो टच करेगा। तो यहाँ से बात समझ आ गई आपको, एम आर कर्व जो होता है वो ए आर कर्व या डिमांड कर्व के नीचे होता है और जो गिरने की रफ्तार होती है एम आर कर्व की वो दुगनी होती है ए आर कर्व की, क्योंकि स्लोप जो होता है एम आर कर्व का वो दुगना होता है ए आर कर्व या फिर डिमांड कर्व के स्लोप का। तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए आर कर्व का या डिमांड कर्व का आ रहा है उसके आधे पॉइंट पे या उसके हाफ पॉइंट पे एम आर कर्व का जो इंटरसेप्ट आएगा एक्स एक्सिस उसका हाफ पॉइंट पे आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी एम आर कर्व यहाँ पे ए आर कर्व रिलेशनशिप क्या है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोनोपोली फर्म के लिए ए आर एम आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरा टी आर है, पी इंटू एक्स, एम आर क्या होता है चेंज इन टी आर ड्यू टू चेंज इन एक्स, ये आपका एम आर होता है। तो चेंज इन टी आर ड्यू टू चेंज इन एक्स यहाँ पे क्या आएगा टोटल डिफरेंशियल मेथड से पी इंटू चेंज इन एक्स डिवाइड बाई चेंज इन एक्स प्लस में एक्स इंटू चेंज इन पी डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, ये आपका आ गया टी आर का चेंज ड्यू टू चेंज इन एक्स। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा एम आर हो गया डेल्टा टी बाई डेल्टा आर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स कट गया, यहाँ पे बचा पी प्लस में एक्स इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे इक्वेशन आ रही है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ई, इलास्टिसिटी डिमांड ई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस इंटू पी डिवाइड बाई एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी डिमांड का। इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ तो मेरा ये आ गया ये, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा पी बाई ई इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो आपको दे सकते हैं दिस टर्म एक्स इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी बाई ई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम आर इक्वल टू पी प्लस में एक्स इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स आपका क्या है
P बाय E है, E यहाँ पे आपका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मैं अगर थोड़ा रीअरेंज कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये एम आर इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + 1 बाई ई ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका आ गया एम आर का रिलेशन विद प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे डेरिवेशन हमने देख ली, डेरिवेशन इसका कैसे हुआ हमने देख ली यहाँ पे। तो ये आपका फॉर्मूला है एम आर का, जो रिलेशनशिप बताता है एम आर ए आर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। यहाँ पे ई जो है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है आपका इलास्टिक डिमांड का। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इलास्टिक डिमांड की तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये, वेयर प्लस की जगह आपका माइनस आ जाएगा और नीचे आपका ई की वैल्यू जो होगी आपकी एब्सोल्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ई की वैल्यू मेरी -2 है इलास्टिक डिमांड की, अगर मैं एक्चुअल वैल्यू ले रहा हूँ फॉर्मूला में तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, प्लस वाला फॉर्मूला। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ, ई की में जो माइनस की वैल्यू, माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ मैं माइनस साइन को, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा जिसके अंदर माइनस आ रहा है। तो आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप ई को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर ई के आप एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं तब आपका एम आर का फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। अगर ई की वैल्यू आप एब्सोल्यूट ले रहे हैं, आप साइन इग्नोर कर रहे हैं, नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो ये आपका था फॉर्मूला जो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एम आर ए आर एंड इलास्टिसिटी डिमांड फॉर ए मोनोपोली फर्म। अब इससे 3 चीज़ें निकल के हमारे सामने आ रही है, इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ई की वो ग्रेटर देन 1 है, इट मीन इलास्टिक डिमांड है, उस केस में आपका एम आर क्या पॉजिटिव आएगा। देख लेते हैं एम आर इलास्टिक वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 है, हम इसको लेकर चलते हैं 2 ले लेते हैं, 1 - 1/2। तो आपका क्या आएगा ये एम आर इक्वल टू पी बाय हाफ। तो यहाँ पे एम आर आपका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है जब आपकी इलास्टिक डिमांड है या ई की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो ई की है वो ग्रेटर देन 1 है। जब आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ई की इक्वल टू 1 होगी, इट मीन जब इलास्टिक यूनिट इलास्टिक डिमांड होगा, उस केस में एम आर की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और टी आर आपका उस पॉइंट में मैक्सिमम हो जाएगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ई की लेस देन 1 है, इट मीन इन इलास्टिक डिमांड है, उस केस में एम आर की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी और टी आर क्या होगा आपका गिरना शुरू करेगा जैसे आपका प्राइस डिक्रीज होगा। यहाँ पे 3 चीज़ हमको देखने को मिली। पहले हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है एम आर का इन टर्म्स ऑफ ए आर एंड इलास्टिसिटी डिमांड। हमने तो दोनों वेरिएंट देख लिए। ई की वैल्यू जब एब्सोल्यूट होगी तब फॉर्मूला बनेगा और जब ई की वैल्यू एक्चुअल होगी तब क्या फॉर्मूला बनेगा। हम दोनों फॉर्मूला हमने देख लिए। अब हमने उसका इंटरप्रिटेशन निकाला। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, उस केस में एम आर की वैल्यू क्या होगी। जब आपकी इलास्टिसिटी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, इट मीन जब डिमांड आपका इलास्टिक है, तब आपका एम आर पॉजिटिव है, इट मीन्स आपका टी आर बढ़ रहा है जब आप प्राइस चेंज कर रहे हैं। और जब आपका डिमांड यूनिटी इलास्टिक है, उस केस में आपका एम आर 0 है, इस पॉइंट पर आपका टी आर मैक्सिमम है। और जब आपका इलास्टिक डिमांड आपका लेस देन 1 है, दैट इज इलास्टिक डिमांड आपकी, तो उस केस में आपका एम आर नेगेटिव है और ये आपका टी आर आप गिर रहा है एज डिक्रीज प्राइजेस। तो इसी चीज़ को यहाँ ग्राफ पे प्लॉट किया गया है। आपको पता है कि टी आर का होता का इन्वर्टेड यू शेप होता है मोनोपोली फर्म के लिए। तो आपका इन्वर्टेड यू शेप डिमांड टी आर कर्व है फर्म का। इसका पहले आपका हमने ए और हमने एम आर कर्व ड्रॉ किया है। तो जिस पॉइंट पे आपका टी आर मैक्सिमम है, उस पॉइंट पर आपका एम आर 0 होगा। और एम आर 0 जब होता है जब आपका डिमांड आपका यूनिटरी इलास्टिक होता है। तो डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे आपका इलास्टिक डिमांड आपका क्या होता है इक्वल टू 1। अगर आपको क्लास याद है इलास्टिसिटी डिमांड वाली, उसमें हमने पढ़ा था एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर, तो इलास्टिसिटी डिमांड है वो वेरी करता है जैसे जैसे हम प्राइस चेंज करते रहते हैं। तो लीनियर डिमांड कर्व के सेंटर या मिड पॉइंट पे इलास्टिक डिमांड क्या होती है इक्वल टू 1 होती है। उससे ऊपर हिस्से पे आपकी इलास्टिक डिमांड क्या होती है वो इलास्टिक होती है इस हिस्से पे। और इसके नीचे वाले हिस्से पे मिड पॉइंट से नीचे वाला जो हिस्सा है डिमांड कर्व का, उस पर डिमांड आपकी इन इलास्टिक होती है। तो जिस पॉइंट पे टी आर मैक्सिमम है उस पॉइंट पे आपका एम आर 0 है, और जिस पॉइंट पे आपका एम आर 0 हो रहा था उस पॉइंट पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। इट मीन मिड पॉइंट पे डिमांड करके मिड पॉइंट के आपका एम आर 0 आएगा और उसी पॉइंट पर आपका टी आर मैक्सिमम होगा। डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे आपका इलास्टिक डिमांड यूनिटी इलास्टिक का इक्वल टू 1 है। इसको ऊपर रीजन पे आपका डिमांड का इलास्टिक होता है। तो इट मीन्स इस रीजन में आपका एम आर पॉजिटिव रहेगा और आपका टी आर इंक्रीज होता रहेगा और एम आर आपका यहाँ पे पॉजिटिव है।
मिड पॉइंट पे डिमांड कर्व मिड पॉइंट पे ई इक्वल टू 1 है, इसके नीचे हिस्से पे आपका डिमांड कर्व इलास्टिक होता है, तो उस केस में आपका एम आर नेगेटिव हो जाएगा, इस हिस्से में आपका एम आर नेगेटिव हो जाएगा और इस हिस्से में आपका टी आर गिरना शुरू करेगा। तो इससे ये चीज़ निकल कर सामने आई कि मोनोपोली फर्म जो है ना वो हमेशा अपने इलास्टिक रीजन में ऑपरेट करता है, मतलब वो हमेशा डिमांड कर्व के उस हिस्से पे ऑपरेट करेगा जिस हिस्से पे उसका डिमांड कर्व इलास्टिक है, और उस केस में उसका एमआर जो है वो पॉजिटिव रहता है। अगर मोनोपोली फर्म इन इलास्टिक रीजन में ऑपरेट करना शुरू करेगा तो उस केस में क्या होगा फर्म को कि फर्म का जो एमआर नेगेटिव हो रहेगा, इट मीन्स वो फर्दर अगर सेल आउट करता है अपने आउटपुट्स को तो उसका टीआर गिरना शुरू करेगा। तो इस वजह से जो मोनोपोली फर्म होता है वो अपने इलास्टिक रीजन में ऑपरेट करता है जिस रीजन में उसका एमआर पॉजिटिव रहता है, और उस रीजन में आप उस फर्म का टीआर जो है वो बढ़ता रहता है जैसे जैसे प्राइस फर्म कम करे। तो इससे ये चीज़ निकल के आए कि मोनोपोली फर्म हमेशा इलास्टिक पार्ट में ही ऑपरेट करेगा डिमांड कर्व के, क्योंकि इस हिस्से में जो एमआर कर्व होता है या वो पॉजिटिव रहता है और टीआर आपका बढ़ता रहता है। अब किस पॉइंट पे वो ऑपरेट करना किस पॉइंट तक वो ऑपरेट करेगा, इस पॉइंट तक वो, तो ये रीजन बेसिकली आपका हो गया मिड पॉइंट से लेके वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है डिमांड कर्व का, वो इसका रीजन है मोनोपोली फर्म का ऑपरेशन का मोनोपोली फर्म के लिए मार्केट के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई, थोड़ी टेक्निकल चीज़ थी। दोबारा रिकॉल करते हैं चीज़ों, हमने क्या देखा। पहले हमने देखा कि एमआर का हमने देखा रिलेशनशिप, देखा हमने एमआर का प्राइस या एआर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। फॉर्मूला निकल के आया एमआर का, डेरिवेशन करा चुका हूँ। एमआर इक्वल टू पी, पी आपका इक्वल टू एआर है, पी आपका एआर भी हो सकता है, पी लिखो एआर लिखो, बात सेम है मोनोपोली फर्म के लिए। सो पी प्लस ब्रैकेट प्लस 1 डिवाइड बाई ई, ये आपका फॉर्मूला हो गया एमआर का, जो रिलेशनशिप बताता है प्राइस और इलास्टिसिटी डिमांड के बीच में। यहाँ पे ई की वैल्यू जो है आपकी एक्चुअल वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो उसके फॉर्मूला आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक, फिर हमने देखा ई की अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग एमआर का रिलेशनशिप देखा हमने। अगर ई इक्वल टू आपका 1 है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ई की इक्वल टू 1 है तो आपका यहाँ पे एमआर क्या इक्वल टू 0 आ जा रहा है, विच इंडिकेट्स कि आपका टीआर जो है मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। और ये कब पॉसिबल है, जब आप डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे ऑपरेट करें तब। डिमांड कर्व के मिड पॉइंट से ऊपर ऑपरेट करेंगे उस केस में आपका डिमांड कर्व इलास्टिक होता है, जब आपका डिमांड कर्व इलास्टिक है उस केस में आपका एमआर जो है पॉजिटिव होता है। जब आपका डिमांड कर्व इलास्टिक है, डेट इज एब्सोल्यूट वैल्यू जो है लेस देन 1 है, इट मीन्स आप मिड पॉइंट डिमांड कर्व मिड पॉइंट से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, उस केस में आपका एमआर जो नेगेटिव आ जाता है। और ये इंडिकेट करता है, ऐसा पूरा कंक्लूजन क्या निकला इस चीज़ का कि एमआर मोनोपोली फर्म जो है हमेशा वो इलास्टिक रीजन में ऑपरेट करेगा, डेट इज वो रीजन डिमांड कर्व का जो मिड पॉइंट से लेके वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट तक जा रहा है डिमांड कर्व, उस रीजन में वो मोनोपोली ऑपरेट करेगा, उसके नीचे वो ऑपरेट नहीं करेगा। रीजन बीइंग कि उस रीजन में, नीचे वाले रीजन में, इलास्टिक रीजन में मोनोपोली फर्म का जो है एमआर जो नेगेटिव हो जाता है और टीआर उसका डिक्रीज होने लगता है प्राइस के गिरने के साथ साथ। और इसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे करा दिया है, ये इसका डेरिवेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मोनोपोली फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम क्या है, मोनोपोली फर्म के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ वो फर्म, वो आउटपुट लेवल जिस पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो मोनोपोली फर्म के लिए इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, वो आउटपुट लेवल जिस पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू और टोटल कॉस्ट, दिस इज अ प्रॉफिट फॉर अ मोनोपोली फर्म। मोनोपोली फर्म के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ वो आउटपुट लेवल जिस पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो शॉर्ट रन केस में मोनोपोली जो है तीन चीज़ एक्सपीरियंस कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट और लॉसेस। तो हम तीनों को 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। तो मोनोपोली फर्म के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ वो पॉइंट लेवल आउटपुट लेवल जिस पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। और शॉर्ट रन केस में मोनोपोली फर्म तीनों चीज़ एक्सपीरियंस कर सकता है, या वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, या तो वो ब्रेक इवन पॉइंट या नॉर्मल प्रॉफिट पर ऑपरेट कर सकता है, या फिर वो लॉसेस भी बियर कर सकता है शॉर्ट रन केस में। अब हमारे पास दो अप्रोचेस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालने का। पहला आपका है टोटल प्रिंसिपल, दैट इज टोटल वैल्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। प्रॉफिट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी। प्रॉफिट आपका पाई इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। यहाँ का प्रॉफिट है, मोनोपोली फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, वही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो हमको टी आर माइनस टी सी का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो टोटल प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग ग्राफिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पर टी आर कर्व है दैट इज इन्वर्टेड यू शेप। अगर पता है मोनोपोली फर्म के लिए आप टी आर कर्व आपका इन्वर्टेड यू शेप होता है। ये आपका टीसी है, टीसी इज इन्वर्टेड एस शेप। आपको कॉस्ट वाली कर्व ने बताया था इन्वर्टेड एस शेप ये क्यों होता है,
तो टी सी आपका इन्वर्टेड एस शेप है। इन दोनों का डिफरेंस जो है टी आर माइनस टी सी आपको प्रॉफिट कहलाता है। अगर टी सी ज़्यादा है टी आर से तो आपका लॉस है। जिस पॉइंट पे टी आर इक्वल टू टी सी हो जा रहा है उस पॉइंट पे ब्रेक इवन है, इट में फर्म जीरो प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। और जिस पॉइंट पे टी आर ग्रेटर एंड टी सी है उस पॉइंट पे फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, गैप जो है टी आर टी सी का, नीचे वाले ग्राफ पे प्लॉट किया गया जिसको हम प्रॉफिट कर्व बोल रहे हैं यहाँ पे। टिल x1 xa अमाउंट ऑफ आउटपुट, फर्म का टीसी ज़्यादा है टी आर से, इट मीन फर्म इज मेकिंग लॉस या नेगेटिव प्रॉफिट। तो ये एरिया आपको दिखा रहा है फर्म के लॉस का। इस पॉइंट पे फर्म ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया, टी आर इक्वल टू टी सी आ गया, इट मीन प्रॉफिट जीरो है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका जीरो हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट आपका एक्स एक्सिस पे आपने डिनोट किया, ये प्रॉफिट जीरो हो गया। फिर अगला जो सेक्शन आ रहा है, बियॉन्ड एक्स ए अमाउंट ऑफ आउटपुट टिल एक्स बी अमाउंट ऑफ आउटपुट, फर्म का टी आर ग्रेटर देन टी सी से, तो इस रीजन में फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है, पॉजिटिव प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इट मीन्स ये फर्म का प्रॉफिट वाला रीजन स्टार्ट हो गया। जिस आउटपुट लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा वो आउटपुट लेवल आपका हो जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट या इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ फर्म। और जिस पॉइंट पर टी आर इक्वल टी सी वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जब आपका टी सी ग्रेटर देन टी आर है वो आपका लॉस है। तो इनके गैप टी आर टी सी के गैप को हमने यहाँ प्लॉट किया है ग्राफ, नीचे वाले ग्राफ पे। और जिससे हमने फाइंड किया है, हमने प्लॉट किया प्रॉफिट फंक्शन ग्राफ, प्रॉफिट ग्राफ, और हमने फाइंड किया किस लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, वो लेवल आउटपुट हमारा हो गया प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ ए फर्म। ये आपको होता है टोटल प्रिंसिपल अप्रोच, जिसको हम टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट अप्रोच बोलते हैं, प्रॉफिट निकालने का। ग्राफिकली यहाँ पर समझा दिया गया है। एक आपका जो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रिंसिपल MRMC अप्रोच। हर जगह ये अप्रोच यूज़ किया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, हर मार्केट स्ट्रक्चर के केस में। ये कहता है इस अप्रोच अकॉर्डिंग फर्म इक्वल पॉइंट पे तब आएगा या फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब करेगा जब MR इक्वल टू MC हो जाएगा, पहली कंडीशन ये। अब आफ्टर अटेनिंग दिस पॉइंट MR इक्वल टू MC, उसके बाद MC का स्लोप MR से ज़्यादा होना चाहिए। ये आपकी है MRMC अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर देखते हैं कंडीशन निकली कैसे। प्रॉफिट आपका है TR माइनस TC, आपका गोल है आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है मैक्सिमाइजेशन की कंसेप्ट, तो आपको होती है डेल्टा पाई बाय डेल्टा एक्स शुड बी जीरो, आपकी फर्स्ट कंडीशन है। डेल्टा पाई बाय डेल्टा एक्स क्या हो गया, डेल्टा TR बाय एक्स माइनस डेल्टा TC बाय डेल्टा एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे लेक्चर में। इस पूरे लेक्चर में एक्स जो है वो आउटपुट लेवल है, क्वांटिटी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा पाई बाय डेल्टा एक्स आपको होना चाहिए जीरो, जीरो हो गया। डेल्टा TR बाय डेल्टा टी एक्स क्या हो गया, MR हो गया। और डेल्टा TC बाय डेल्टा एक्स क्या हो गया, MC हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, MR इक्वल टू MC। ये आपका फर्स्ट अप्रोच, ये फर्स्ट कंडीशन निकल के यहाँ से आ गई आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्रू MRMC अप्रोच। सेकंड कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो कहता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर्व का, इक्वेशन का, इट शुड बी लेस देन जीरो। वो ये चीज़ कहता है सिंस डेल्टा पाई बाय डेल्टा एक्स आपका हो गया MR इक्वल टू MR माइनस MC। इसे दोबारा डेरिवेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका आएगा डेल्टा पाई और डेल्टा, ये आएगा आपका दिस शुड बी ग्रेट लेस देन जीरो। इट मीन्स ये आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डेल्टा MC बाय एक्स। ये इंडिकेट करता है कि डेल्टा MR बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन MR ड्यू टू चेंज इन एक्स शुड बी लेस देन टू चेंज इन MC ड्यू टू चेंज इन एक्स। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट क्या आपका जो स्लोप है MR का वो स्लोप जो है MC के कम होना चाहिए। तो आपका है सेकंड ऑर्डर कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दो कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू MRMC अप्रोच। फर्स्ट कंडीशन इज MR शुड बी इक्वल टू MC। सेकंड कंडीशन इज द स्लोप ऑफ MC शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। दोनों का डेरिवेशन हमने यहाँ पे मैथमेटिकली हमने देख लिए। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ शॉर्ट रन। हमने अभी तक देखा कि अप्रोच क्या क्या होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, दो अप्रोच है, TR/TC अप्रोच एंड MRMC अप्रोच। हमने दोनों देख लिए। MRMC अप्रोच अकॉर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है उस पॉइंट पे जहाँ पे MR इक्वल टू MC है और
सेकंड ऑर्डर कंडीशन उसकी है कि स्लोप ऑफ एमसी शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। हम देखते हैं कि शॉर्ट रन केस में मोनोपोली फर्म का इक्विलिब्रियम सिनेरियो देखते हैं। इन शॉर्ट रन मोनोपोली फर्म मतलब इन शॉर्ट रन मोनोपोली फर्म या तो प्रॉफिट अर्न कर सकती है, या ब्रेक इवन पॉइंट पा सकती है, या वो जीरो या फिर वो लॉस बियर कर सकती है। तो पहला केस है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, जिसको पॉजिटिव प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम अटेन करता है मोनोपोली फर्म एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एमआर एमसी। ये आपका एमआर कर्व है, ये आपका एमसी कर्व है। एमआर एमसी कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पे, तो इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट क्या निकल के आ गया, एक्स आ गया एट पॉइंट ई। एट पॉइंट ई आउटपुट इज एक्स, इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट इज एक्स। एक्स आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस जो फर्म चार्ज करेगा वो आपका निकलेगा डिमांड कर्व से निकलेगा। तो आपका एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस क्या आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ए आ रहा है ऑन द डिमांड कर्व एट पॉइंट पी। तो प्राइस आपका ए निकल के आया एट पॉइंट पी ऑन द डिमांड कर्व। इस आउटपुट लेवल कॉरस्पॉन्डिंग फर्म को कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, एवरेज कॉस्ट, वो निकल के आ रहा है ऑन द एवरेज कॉस्ट कर्व एट पॉइंट सी विच इज बी। तो एवरेज कॉस्ट क्या है और प्रोड्यूसिंग आउटपुट एक्स इज बी एट पॉइंट सी ऑन ए सी कर्व। आपके पास आउटपुट लेवल है एक्स, प्राइस है ए, एवरेज कॉस्ट है बी। सिंस यहाँ पे प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, दैट इज ए यहाँ पे जो है ग्रेटर देन बी है, दैट इज प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, इट मीन्स फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। पर यूनिट प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ, दैट इज पी माइनस ए सी। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है फर्म को, पर यूनिट प्रॉफिट इनटू आउटपुट। बेसिकली ये आपका जो एरिया है वो प्रॉफिट रीजन इंडिकेट कर रहा है, ये प्राइस और एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस इनटू आउटपुट लेवल, ये आपको प्रॉफिट है जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि फर्म आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है इन शॉर्ट रन। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि शॉर्ट रन के केस में फर्म प्रॉफिट बनाएगा, लॉस बियर करेगा या ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगा, वो सब डिपेंड करता है फर्म के एवरेज कॉस्ट के पोजिशनिंग के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ पे दे रखा है, कॉस्ट कर्व आपका ये रहा है, इससे आपका एम सी आ जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा क्यू डेट इज 40 प्लस 2Q। यहाँ पर डिमांड कर्व है, ऐसे टी आर निकल गया, टी आर से आपका एम आर निकल गया, ये एम आर इक्वल टू एम सी कर देंगे आप, 20 माइनस 2Q एम आर है, एम सी 40 प्लस 2Q है, 40 प्लस 2Q, सॉरी आपका एम सी यहाँ पे 2Q आएगा, 40 प्लस नहीं आएगा। एम सी आपका 2Q यहाँ पे है, तो आपका 20 इक्वल टू 4Q, Q आपका आ गया यहाँ पे 5, तो 5 आपका आ गया आउटपुट लेवल। प्राइस में डाल देंगे फंक्शन में, आपका प्राइस 15 आ जाएगा। ये आपका था मोनोपोली का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट केस इन केस ऑफ शॉर्ट रन। नेक्स्ट प्रॉफिट शॉर्ट रन के केस में मोनोपोली फर्म ब्रेक इवन पॉइंट पे तब आएगा जब उसके इक्वल लेवल आउटपुट की कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए। तो एम आर इक्वल टू एम सी एट पॉइंट ई, कॉरस्पॉन्डिंग लेवल आउटपुट एक्स, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस आ रहा है डेट इज पी, और आपका एवरेज कॉस्ट आ रहा है वो भी पी आ रहा है। इट मीन्स एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस आर सेम एट इक्वल लेवल आउटपुट, इट मीन्स फर्म इज मेकिंग जीरो प्रॉफिट या नॉट प्रॉफिट, और फर्म इज एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपका था ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ। फिर से आप ध्यान दीजिए, आपका जो सिनेरियो है कि प्रॉफिट अर्न होगा या ब्रेक इवन होगा या लॉस होगा, डिपेंड कर रहा है एवरेज कॉस्ट की पोजीशनिंग के ऊपर। एवरेज कॉस्ट इस तरह से है कि जो प्राइस के बराबर आपका आ रहा है आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज कॉस्ट, इट मीन्स फर्म इज मेकिंग ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट केस आपका है लॉस का। आउटपुट लेवल आपका है एक्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एम आर इक्वल टू एम सी दैट इज एस पॉइंट ई। एक्स इसका आपका हो गया आउटपुट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस आपका आ रहा है पी एट पॉइंट बी ऑन द डिमांड कर्व, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आपका एवरेज कॉस्ट आ रहा है ए ऑन द एवरेज कॉस्ट कर्व एट पॉइंट सी। सिंस यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो जा रहा है प्राइस से, इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन पी, इट मीन्स फर्म इज मेकिंग लॉसेज। तो फर्म लॉस कर रहा है इस केस में, और लॉस का एरिया है ये एरिया, तो फर्म इस केस में लॉस बियर कर रहा है। लॉस पर यूनिट आपका हो गया ए सी माइनस पी। मोनोपोली फर्म शॉर्ट रन केस में प्रोडक्शन कंटिन्यू करता रहेगा लॉस के केस में भी, जब तक मोनोपोली फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहा है, तब तक वो लॉस के साथ साथ भी शॉर्ट रन केस में वो कंटिन्यू करेगा अपना प्रोडक्शन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मोनोपोली फर्म आपका जो तीनों चीज़ एक्सपीरियंस कर सकता है शॉर्ट रन में, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वन कर सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी देख सकता है, या वो लॉस भी बियर कर सकता है। ये शॉर्ट रन केस में मोनोपोली तीनों चीज़ देख सकता है। अब देखते हैं लॉन्ग रन केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट मोनोपोली के लिए। सिंस लॉन्ग रन के केस में या फिर मोनोपोली मार्केट के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है न्यू फर्म्स की, तो मोनोपोली फर्म लॉन्ग रन के केस में अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, दैट इज पॉजिटिव प्रॉफिट वो अर्न करेगा लॉन्ग रन के केस में, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कंपटीशन है नहीं है, कोई नई फर्म्स कोई दूसरी फर्म्स है नहीं जिसको कम्पीट कर रही है। तो लॉन्ग रन केस में जो सिंगल फर्म है मोनोपोली मार्केट का ना, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, दैट इज पॉजिटिव प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर वो उसको लॉस हो रहा है लॉन्ग रन केस में, तो वो मार्केट ना छोड़ देगा लॉन्ग रन केस में। अदरवाइज वो अगर ऑपरेट कर रहा है लॉन्ग रन केस में, इट मीन्स वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही
अर्न कर रहा है लॉन्ग रन केस में। ये आपका था इक्विलिब्रियम कंडीशन केस ऑफ लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। अब एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है मोनोपोली मार्केट के अंदर कि मोनोपोली मार्केट का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता। सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट करता है? सप्लाई कर्व इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक सिंगल लेवल ऑफ आउटपुट क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। तो बेसिकली सप्लाई कर्व एक लिंक बताता है कि एक प्राइस लेवल पे एक सिंगल लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाई किया जाए। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट केस में एमसी कर्व जो था एबीसी के ऊपर वो उसका सप्लाई कर्व होता है फर्म का, जो इंडिकेट करता है कि एक प्राइस लेवल पे एक यूनिक एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ आउटपुट सप्लाई किया जा रहा है। बट मोनोपोली केस में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। कारण क्या है इसका कि मोनोपोली का आउटपुट डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर और इलास्टिसिटी डिमांड के ऊपर या डिमांड कर्व के शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि मोनोपोली कितना सप्लाई करेगा। तो मोनोपोली के केस में दो चीज़ें देखने को मिल सकती है। पहली चीज़ तो ये कि दो एक ही प्राइस लेवल पे दो आउटपुट सप्लाई करना करे, ये देखने को मिल सकता है। या ये भी देखने को मिल सकता है कि वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट दो प्राइस पे सप्लाई करे। तो दो चीज़ें देखने को मिल सकती है मोनोपोली के केस में, जो इंडिकेट करता है कि मोनोपोली के केस में सप्लाई कर्व का एब्सेंस होता है, सप्लाई कर्व देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे क्लियर रिलेशनशिप नहीं है, वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। एक प्राइस लेवल पे दो आउटपुट सप्लाई हो सकते हैं, दो आउटपुट लेवल भी, और एक आउटपुट लेवल दो अलग अलग प्राइस में सप्लाई कर सकता है मोनोपोली इस केस लिए। अब वो होता क्यों है? वो होता है मार्जिनल कॉस्ट और इलास्टिक डिमांड के ऊपर मोनोपोली का सप्लाई डिसीजन डिपेंड करता है। इस वजह से मोनोपोली के केस में सप्लाई कर्व देखने को नहीं मिलता। इसको हम समझते हैं दो अलग अलग केसेस से। पहला केस है कि वो सेम क्वांटिटी ऑफर कर रहा है मोनोपोली फर्म दो अलग अलग प्राइजेस पे। दिस क्वांटिटी जो है क्यू वो दो अलग अलग प्राइजेस पे वो ऑफर कर रहा है या सेल आउट कर रहा है मार्केट के अंदर, सप्लाई कर रहा है। लेट्स अज्यूम कि वहाँ पर डिमांड दो अलग अलग टाइप के डिमांड कर्व है मोनोपोली के। अब सवाल यह है कि मोनोपोली फर्म के पास दो अलग अलग डिमांड कर्व कैसे आ गए? डिमांड कर्व तो एक ही होता है। जब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला केस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब जाकर आपको चीज़ें क्लियर होगी। अज्यूम करके चलते हैं कि मोनोपोली दो मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, दो अलग अलग मार्केट में, दोनों मार्केट का अलग अलग अपना डिमांड कर्व है। जो D1 डिमांड कर्व है वो वो इनइलास्टिक है, जो D1 D2 डिमांड कर्व वो इलास्टिक है। आपका D1 डिमांड कर्व ये हो गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग MR ये हो गया, D2 डिमांड कर्व ये हो गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग MR2 ये हो गया। तो यहाँ पे फॉर D1 डिमांड कर्व या फॉर मार्केट 1, इस मार्केट के लिए मोनोपोली इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा MR इक्वल टू MC पॉइंट पे, और फॉर मार्केट 2 वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा MR2 इक्वल टू MC पॉइंट पे। आप देख सकते हैं MC ने इंटरसेक्ट किया MR को और M2 को एट सिंगल पॉइंट दैट इज E। तो आउटपुट निकल के आया दोनों आउटपुट के लिए, दोनों फॉर्म के लिए, दोनों डिमांड मार्केट के लिए X निकल के आया। अब इस X के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मार्केट 1 में जो प्राइस होगा वो होगा P1, जो आपका D1 डिमांड कर्व से निकलेगा, और मार्केट 2 में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है P2, जो डिमांड कर्व 2 से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम आउटपुट सेल आउट हो रहा है दोनों मार्केट में, लेकिन प्राइस जो है वो अलग अलग चार्ज किया जा रहा है दोनों मार्केट में। मार्केट 1 में प्राइस हायर चार्ज किया जा रहा है, मार्केट 2 में कम प्राइस चार्ज किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक मार्केट में ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है सेम आउटपुट लेवल के, दूसरे मार्केट में कम प्राइस चार्ज कर रहा है? ये हो रहा है इलास्टिसिटी डिमांड की वजह से। डेट मीन्स कितना सेंसिटिव है मार्केट प्राइस चेंज से। यहाँ पर दो अलग अलग मार्केट है, तो डिमांड मार्केट 1 है जिसमें ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है, वो मार्केट आपका इनसेंसिटिव है टू प्राइस चेंज, वो इनलास्टिक डिमांड मार्केट है। जैसे D1 आज का इस केस में D1 आपका इनलास्टिक डिमांड मार्केट था। इस मार्केट में जो कंज्यूमर्स है इस मार्केट में उनको फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइस के चेंज से ज़्यादा इंसेंसिटिव नहीं है, वो इनसेंसिटिव है। तो उस केस में जो मार्केट जितना इंसेंसिटिव होगा प्राइस को लेके, मोनोपोली फर्म उस मार्केट से उतना ही ज़्यादा प्राइस चार्ज निकाल कर पाएगी, या उससे उस मार्केट से ज़्यादा प्राइस वो निकाल पाएगी। या वो, और दूसरी तरफ अगर जो मार्केट प्राइस चेंज से सेंसिटिव होगा ज़्यादा या इलास्टिक होगा, उस मार्केट से मोनोपोली फर्म कम प्राइस एक्सट्रैक्ट कर पाएगी। तो यहाँ पर देखा D1 D2 दो अलग अलग मार्केट थे। D1 आपका इलास्टिक मार्केट था, D2 आपका इलास्टिक मार्केट था। तो मोनोपोली फर्म सेम लेवल आउटपुट सेल कर रहा है दोनों मार्केट में, बट वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है मार्केट D1 से, जहाँ डिमांड जो इलास्टिक है, और कम प्राइस चार्ज कर रहा है मार्केट D2 से, जहाँ डिमांड इलास्टिक है। हमने देखा सेम आउटपुट यहाँ पर दो प्राइस अलग चार्ज की जा रहे हैं, P1 और P2। यह आपका पहला केस था जो इंडिकेट करता है कि एक आउटपुट लेवल दो अलग प्राइस पे सेल आउट कर सकता है मोनोपोली फर्म। दूसरा केस आपका है कि दो अलग क्वांटिटी सेल आउट हो रही है एक सिंगल प्राइस पे।
सेम दो मार्केट पहले जैसे D1 मार्केट, D2 मार्केट, मार्केट 1 और मार्केट 2, मार्केट 1 रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड कर्व D1, मार्केट 2 रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड कर्व D2। मार्केट 1 में इक्विवेलेंट पॉइंट E1 है, ये आपका इक्विवेलेंट पॉइंट E1 दैट इज एज इंटरसेक्शन पॉइंट MR1 एंड MC कर्व। आउटपुट निकल के आया OX1 निकल के आया, ये X1। मार्केट 2 के अंदर इक्विवेलेंट पॉइंट E2 है एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ MR2 एंड MC। तो इस मार्केट का आउटपुट लेवल X2 निकल के आया। मार्केट 1 का तो प्राइस निकल के आ रहा है एट आउटपुट लेवल X1 दैट इज P निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू उस डिमांड कर्व। इन द सेम वे मार्केट 2 का आउटपुट लेवल जो कि X2 है, उसका प्राइस भी P निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू उनका डिमांड कर्व ऑफ दिस मार्केट दैट इज D2। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो अलग अलग आउटपुट है, दो अलग अलग मार्केट में सेल आउट हो रहा है, बट इसका प्राइस सेम निकल के आ रहा है P। तो एक सेम प्राइस पर अलग अलग आउटपुट सेल किया जा रहा है अलग अलग मार्केट के अंदर। तो ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे दो अलग अलग आउटपुट लेवल एक सेम प्राइस पे सेल आउट कर सकते हैं। तो हमने दो चीज़ें देख ली। हमने पहला देखा कि एक आउटपुट लेवल दो अलग प्राइस पे सेल हो रहा था, हमने फिर दूसरा देखा कि एक प्राइस पे दो अलग अलग आउटपुट लेवल सेल हो रहा है अलग अलग मार्केट में। तो जो इंडिकेट करता है यहाँ पे P और X का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व है इन केस ऑफ मोनोपोली। तो ये आपका हो गया कि सप्लाई कर्व केस में, मोनोपोली केस में सप्लाई कर्व देखने को नहीं मिलता। कारण बता दिए गए, दो कारण है कि सप्लाई कर्व सप्लाई कितना करेगा मोनोपोली फॉर्म डिपेंड करता है मोनोपोली फॉर्म का मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर और डिमांड कर्व के इलास्टिसिटी के ऊपर। ये से कारण है और दोनों तरह हमने प्रूफ यहाँ पे देख लिया हमने। नेक्स्ट आपका है मोनोपोली पावर एंड रूल ऑफ थंब ऑफ प्राइसिंग। मोनोपोली पावर का मतलब क्या हुआ? मोनोपोली पावर का मतलब यह है कि मोनोपोली फर्म अपने मार्केट में प्राइस मेकर है, वो प्राइस खुद सेट करता है और जो प्राइस सेट किया जाता है मोनोपोली फर्म के द्वारा वो उसके मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इम्प्लीमेंट बनाते हैं, ये मेरा AR है, यह मेरा प्राइस है, ये मेरा MR है, ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है MC का, ये मेरा इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ आ गया X अमाउंट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस निकल के आया ये P, इसका कॉरस्पॉन्डिंग MC कितना है ये। तो आप देख सकते हैं एट इक्विवेलेंट पॉइंट फर्म का प्राइस जो है वो MC से ज़्यादा है, इसी को हम बोलते हैं मोनोपोली पावर। जब फर्म प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट से एट कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट, इट मीन्स फर्म के पास पावर है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मोनोपोली। द डिफरेंस बिटवीन P माइनस MC इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मोनोपोली और मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट, कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर कितना वो ज़्यादा चार्ज कर पा रहा है, वो आपको P माइनस MC दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोली पावर। अब मोनोपोली पावर जो है दैट इज P माइनस MC, जो मोनोपोली पावर है, इसको लर्नर ने एक इंडेक्स दिया जिसके अकॉर्डिंग से बोला कि मोनोपोली पावर जो है वो डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के ऊपर। समझने की कोशिश कीजिएगा, मोनोपोली पावर आपको क्या होगा P माइनस MC दैट इज एट इक्विवेलेंट पॉइंट द प्राइस जो फर्म चार्ज कर रहा है मोनोपोली मार्केट में वो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। जितना ज़्यादा डिफरेंस उतनी ज़्यादा मोनोपोली की पावर है मार्केट के अंदर। जितना ज़्यादा डिफरेंस है P और MC का, या P माइनस MC जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोनोपोली पावर होगा मार्केट के अंदर। फिर एक लर्नर जी आए, उन्होंने एक इंडेक्स दिया जिन्हें बोला डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली का पावर का डिग्री कितना है वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी डिमांड के ऊपर। फर्म की डिमांड कब है उसकी इलास्टिसिटी क्या है वो उस पर निर्भर करता है मोनोपोली का पावर डिग्री का। उन्होंने फॉर्मूला दिया ये, उन्होंने बोला P माइनस MC दैट इज मोनोपोली पावर डिवाइड बाय P इज इक्वल टू दिस। ये आपका फॉर्मूला है मोनोपोली पावर का एज पर लर्नर, जिसको बोलते हैं लर्नर इंडेक्स। यहाँ पे तो E की वैल्यू जो है वो आपकी एब्सोल्यूट है, इट मीन्स आप नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहे हैं मोनोपोली इलास्टिक डिमांड का। अगर आप एक्चुअल वैल्यू लेंगे E की तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा P माइनस MC वर्ड B माइनस 1/A। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा उस केस में जब आप E की वैल्यू एक्चुअल लेंगे। अदरवाइज अगर आप E की वैल्यू एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो आपका ये फॉर्मूला है मोनोपोली पावर का। ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है? पहली चीज़ तो ये कि P माइनस MC मोनोपोली पावर है, डिग्री ऑफ मोनोपोली है। P माइनस MC को P से डिवाइड कर देंगे, ये बताएगा मार्कअप और मार्जिनल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस। P माइनस MC इज नथिंग बट इट इज अ मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज P माइनस MC इज डिग्री ऑफ मोनोपोली और मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट। अगर इसको P से डिवाइड कर देंगे, ये बताएगा हमको कि मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ P, ये बताएगा। तो बेसिकली मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ P इज इक्वल टू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इंडिकेट करता है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो E की है वो टेंस टू इन्फिनिटी है तो आपके L की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पावर नहीं है बिल्कुल भी मोनोपोली के पास। अगर ये क्लोज टू 1 रहेगा तो यहाँ पे L की पावर हायर हो जाएगी, इट मीन मोनोपोली पावर हाई है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोनोपोली मार्केट हमेशा इलास्टिक रीजन में ऑपरेट करता है, डेट इज वो ऑपरेट करता है
1 से लेके इन्फिनिटी तक इस रेंज में ऑपरेट करता है मोनोपोली मार्केट। तो इस वजह से ई की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ई की है, वो भी इस रेंज में ऑपरेट करेगी मोनोपोली पावर के फॉर्मूले के अंदर। तो ई से ले ई की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ई की है, वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ही जाएगी। 1 के क्लोज होगा जितना, उतना हायर मोनोपोली लंडन इंडेक्स की वैल्यू, एल की वैल्यू है, उतनी हाई पावर है। जितना वो इन्फिनिटी क्लोज जाएगा, जितना बड़ा नंबर होगा इलास्टिसिटी का, वो उतनी मोनोपोली पावर या एल की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जितना इन इलास्टिक होगा डिमांड का, उतना ही उसके पास मोनोपोली पावर होगा अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। अब अगला है रूल ऑफ थंब ऑफ प्राइसिंग, कि कितना प्राइस सेट किया जाएगा मोनोपोली के द्वारा, उसका एक रूल दे दिया गया है। कुछ नहीं है, उसी फॉर्मूला को हमने थोड़ा रीअरेंज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ फॉर अ प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया लंडन इंडेक्स का, इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास आएगा ये हमारे पास ये निकल के आएगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया रूल ऑफ थंब ऑफ प्राइसिंग, जो इंडिकेट करता है कि एक मोनोपोली फर्म कितना प्राइस चार्ज करेगा, ये वो चीज इंडिकेट करता है। तो कितना प्राइस चार्ज किया जाएगा मोनोपोली फर्म के द्वारा, वो डिपेंड करता है पहली चीज एमसी के ऊपर, दूसरी चीज प्राइस इलास्टिक डिमांड के ऊपर। तो कितना प्राइस चार्ज किया जाएगा मोनोपोली द्वारा, सारा डिपेंड करता है एमसी के ऊपर, इलास्टिसिटी और डिमांड के ऊपर। हमने लंडन इंडेक्स का फॉर्मूला हम रीअरेंज कर दिया पी के लिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया जिसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब ऑफ प्राइसिंग, जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ई की है, ये मॉड आपका ई जो है वो आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में, ना कि एक्चुअल टर्म्स में। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस में। पहला बोल रहा है कि डिमांड की इलास्टिसिटी -2 है, एमसी 10 है, तो प्राइस क्या चार्ज करेगा। फॉर्मूला आपका ये है, पी निकालना हमको, एमसी क्या मेरा 10 है, पी ई की वैल्यू -2 है, तो एब्सोल्यूट ई क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया। पी -10.5 पी, तो फिर मेरा पी निकल के आएगा, पी में यहाँ पे 20 निकल के आ गया। जब इलास्टिक डिमांड -2 है, एम सी 10 है, तो इसके साथ प्राइस जो चार्ज करेगा मोनोपोली एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो 20 चार्ज करेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ई की वैल्यू -5 हो जाए, डेट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ई आपकी 5 हो जाए, उसके साथ प्राइस क्या चार्ज करेगा। फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करते हैं, पी -10 पी 1/5, तो आपका हो गया 5p - 50 पी, ये आपको हो गया 4p = 50 पी, आपका आ गया 12.5। तो जब आपका इलास्टिक डिमांड आपका -5 हो जाए, तो आपका प्राइस जो चार्ज करेगा मोनोपोली, वो करेगा 12.5। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही इलास्टिसिटी बढ़ गई, 2 से 5 चला गया, वैसे प्राइस जो चार्ज कर रहा है मोनोपोली, वो घट गया, 20 से 12.5 आ गया। इट मीन्स जितना इलास्टिक डिमांड होगा, उतना कम प्राइस चार्ज करेगा मोनोपोली फर्म। और इस केस में मोनोपोली पावर जो थी फर्म की, दैट पी -MC 20 - 10 10 थी। इस केस में जो मोनोपोली पावर जो है फर्म की, वो है 12.5 - 10 2.5। तो यहाँ पर मोनोपोली पावर भी घट गई फर्म की। जैसी डिमांड आपकी बढ़ गई, डिमांड इलास्टिक डिमांड बढ़ गई, फर्म की डिमांड की इलास्टिसिटी बढ़ गई, वैसे ही प्राइस कम हो गया मोनोपोली फर्म का, और मोनोपोली पावर जो है, दैट डिफरेंस बिटवीन पी -MC, वो भी कम हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है द सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, दैट इज डेटफुल लॉस इन द केस ऑफ मोनोपोली। रिकॉल करते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में हमने देखा था टोटल सरप्लस होता है मार्केट का या सोसाइटी का, वो आपका मैक्सिमम होता है। टोटल सरप्लस इज समेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो टोटल सरप्लस इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इट मीन्स जिस पॉइंट पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑपरेट करता है, उस पॉइंट पे टोटल सरप्लस होता है, मैक्सिमम होता है। अब मोनोपोली फर्म जो है, दो चीज़ें करती है, एक तो प्राइस ज़्यादा चार्ज करती है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, और कम आउटपुट प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। सिंस मोनोपोली फर्म जो है कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म से, कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, कम आउटपुट ट्रेड हो रहा है, जिसके वजह से मोनोपोली फर्म का जो आउटपुट लेवल है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के आउटपुट लेवल से कम होता है,
और इस वजह से मोनोपोली फर्म के केस में टोटल सरप्लस जो है उसका लॉस होता है, जिसको बोलते हैं डेडवेट लॉस बोलते हैं जिसको हम। तो डेडवेट लॉस और वेलफेयर लॉस अंडर ए मोनोपोली अकर ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट। इट मीन जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है मोनोपोली फर्म वो कम है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का आउटपुट लेवल से। मोनोपोली फर्म कम प्रोड्यूस करता है सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज परफेक्टली कम्पिटिटिव लेवल ऑफ आउटपुट से, और जिसकी वजह से जो लॉस होता है नेट बेनिफिट का उसको हम बोलते हैं डेडवेट लॉस। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, मोनोपोली फर्म ऑपरेट करता है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एम आर एम सी। तो E1 जो है मोनोपोली फर्म का आउटपुट लेवल है, इक्विवेलेंट लेवल है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म ऑपरेट करता है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन P एंड MC। P यहाँ पे आपका डिमांड कर्व है, तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट एंड डिमांड कर्व MC perfectly competitive firm is an equilibrium point. So point E is an equilibrium point for a perfectly competitive firm. It means at point E1 monopoly firm is producing X1 amount of output at charging P1 price. On the other hand, the perfectly competitive firm operating at point E, that's intersection point of P and MC, firm is producing X amount of output and charging P amount of प्राइस। तो यहाँ पे देखा मोनोपोली फर्म जो है मोनोपोली जो फर्म है आउटपुट इसका है X1, प्राइस इसका है P1। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है उसका आउटपुट है X, प्राइस है P। यहाँ पे X जो मोनोपोली फर्म का आउटपुट है वो लेस देन है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के, और प्राइस जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म से प्राइस से जा रहा है। सिंस यहाँ पे आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जा रहा है मोनोपोली फर्म के द्वारा कम है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, इट मीन्स कम आउटपुट ट्रेड हो रहा है मार्केट में। इट मीन्स जो सरप्लस जो टोटल सरप्लस जो है उसका लॉस हो रहा है। तो जितना लॉस होगा टोटल सरप्लस का कम आउटपुट ट्रेड करने से उतना हमारा होगा डेडवेट लॉस। यहाँ पे देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में क्या होगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सिनेरियो में क्या होगा, इस पॉइंट पे मार्केट ऑपरेट कर रहा है, ये आपका प्राइस लाइन है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, एरिया अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व। इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEP द कंज्यूमर सरप्लस इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या फर्म। प्रोड्यूसर सरप्लस होगा एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन, सप्लाई कर्व MC फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। देन एरिया PET द प्रोड्यूसर सरप्लस फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन दिस केस। मोनोपोली का देखते हैं, मोनोपोली ऑपरेट कर रहा है एट पॉइंट E1 और प्रोड्यूसिंग आउटपुट X1 एट X1 प्राइस इज P1। ये आपका प्राइस लाइन है मोनोपोली फर्म के लिए और ये इसका आउटपुट लेवल है। कंज्यूमर सरप्लस का होता है एरिया अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व। सो कंज्यूमर सरप्लस फॉर मोनोपोली फर्म इज AP एंड दिस रीजन कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस इज अ एरिया बिलो द प्राइस लाइन अबव द सप्लाई कर्व। इस केस में मोनोपोली फर्म का प्रोड्यूसर सरप्लस होगा वो होगा ये एरिया, दैट इज P1 एंड E1T। ये आपका होगा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा मोनोपोली फर्म का। कौन सा एरिया बच गया, जो एरिया ऑलरेडी जो पहले परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कैप्चर कर रहा था बट मोनोपोली फर्म नहीं कर पा रहा वो एरिया कैप्चर, वो एरिया आपका है B and C। तो दिस एरिया इज अ डेडवेट लॉस इन द केस ऑफ परफेक्टली इन द केस ऑफ मोनोपोली फर्म। जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है डेडवेट लॉस निकालने का तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितना आउटपुट ट्रेड हो रहा है एक्विलिब्रियम पॉइंट पे उससे कम ट्रेड हो तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है डिमांड सप्लाई कर्व के बीच में वो एरिया आपका डेडवेट लॉस कहलाता है। हमारा शॉर्ट ट्रिक है। तो ये आपका परफेक्ट सिचुएशन है, परफेक्ट लेवल आउटपुट है X, बट एक्चुअली ट्रेड हो रहा है X1 मोनोपोली के द्वारा। तो इसके बीच इन आउटपुट्स के बीच का जो एरिया है डिमांड और सप्लाई कर्व के बीच में, डेट इज डिमांड कर्व MC के बीच में, वो एरिया आपका डेडवेट लॉस कहलाएगा। तो ये आपका एरिया हो गया डेडवेट लॉस। अब कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका आउटपुट हाई है, X यहाँ पे है, ज़्यादा है X1 से, प्राइस कम है, P यहाँ पे कम है P1 से, कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे मैक्सिमम है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोड्यूसर सरप्लस पे आपका एफिशिएंट है, तो इस केस में कोई डेडवेट लॉस नहीं देखने को मिलता। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट केस में आपका टोटल सरप्लस आपका मैक्सिमम होता है। मोनोपोली मार्केट के केस में आउटपुट कम प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, कंज्यूमर सरप्लस आपका कम हो गया पहले से, प्रोड्यूसर सरप्लस आपका पहले से बढ़ गया। इस केस में मोनोपोली के लिए प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट।
बट फिर भी यहाँ पर डेडवेट लॉस देखने को मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू BC। ये आपको हो गया एरिया BC, यहाँ पर डेडवेट लॉस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली और डेडवेट लॉस क्रिएटेड बाय द मोनोपोली। मोनोपोली के केस में डेडवेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि मोनोपोली जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो जो सोशली ऑप्टिमल लेवल आउटपुट से कम प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे डेडवेट लॉस देखने को मिलता है मोनोपोली केस के अंदर। और सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है? वो लेवल ऑफ आउटपुट जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या फर्म प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर हो गया ये सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, दैट इज डेडवेट लॉस ऑफ मोनोपोली। अब हम देखते हैं कंपैरिजन मोनोपोली का परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से, फर्म से। ये दोनों आपके एस्टीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है और दोनों कंप्लीट एक दूसरे से अपोजिट है। अजम्पशन के बेस पर डिफरेंस देखते हैं, दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन लार्ज नंबर बायर सेलर्स होते हैं, मोनोपोली में एक सेलर होता है, सिंगल सेलर। ये होमोजेनस गुड्स प्रोड्यूस करता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली केस में ऐसा गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, सिंस यहाँ पे एक ही फर्म ऑपरेट कर रहा है। फ्री एंट्री एग्जिट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, मोनोपोली में एंट्री की रिस्ट्रिक्शन होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का, इसका भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है दोनों केस में मोनोपोली का। परफेक्ट नॉलेज होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, दोनों को यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज देखने को मिलता है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडस्ट्री का मतलब है ग्रुप ऑफ मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम गुड। बट मोनोपोली केस में एक इंडस्ट्री का मतलब है सिंगल फर्म, यहाँ पे एक सिंगल फर्म होता है, एक ही सेलर होता है, तो एक सेलर ही पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है मोनोपोली के केस में। डिमांड शेप्स और डिमांड एंड रिवेन्यू कर्व्स, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट केस में डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो हमारा MR कर्व हमारा AR कर्व भी होता है। बट मोनोपोली केस के अंदर डाउन स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, MR कर्व भी डाउन स्लोपिंग होता है, MR कर्व आपका नीचे होता है, AR कर्व के और स्लोप का ट्वाइस होता है MR कर्व से, AR कर्व से। इलास्टिक डिमांड यहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इन्फिनिटी होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है। मोनोपोली केस में ये वेरी करती है एट ईच पॉइंट ऑफ प्राइस। मोनोपोली के परफेक्टली कॉम्पिटिटिव केस में TR आपका स्ट्रेट लाइन होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव केस में TR आपका स्ट्रेट लाइन होता है, बट मोनोपोली केस में TR आपका इन्वर्टेड यू शेप होता है। पॉलिसी वेरिएबल्स, किस वेरिएबल कंट्रोल होता है मोनोपोली फर्म्स का, देख लेते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म खाली अपना क्वांटिटी एडजस्ट कर सकती है, कोई प्राइस फिक्स होता है मार्केट द्वारा। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए मार्केट में प्राइस फिक्स किया जाता है मार्केट द्वारा, वो सिर्फ क्वांटिटी को चेंज कर सकती है, प्राइस को नहीं। मोनोपोली फर्म प्राइस, आउटपुट या एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एफर्ट्स, इन सबको एडजस्ट कर सकती है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोनोपोली फर्म एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस और आउटपुट दोनों को वो कंट्रोल कर सकती है, आइदर प्राइस को कंट्रोल करेगी या आउटपुट को कंट्रोल करेगी, और दोनों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकती। यह इंडिकेट करता है कि मोनोपोली फर्म का ज़्यादा कंट्रोल होता है मार्केट पे एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? दोनों की इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम होती है, MR इक्वल टू MC एंड स्लोप है MC शुड बी ग्रेटर देन 0, दोनों सेम होती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देख लेते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट होते हैं, इट मीन एलोकेट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आपका प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अटेन करता है, जो कि होता है P इक्वल टू AC पॉइंट पे, और साथ ही साथ वो एलोकेटिव एफिशिएंसी भी अटेन करता है, जो होता है आपका P इक्वल टू MC पॉइंट पे। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग केस में दोनों एफिशिएंसी अटेन करती है, जो कि मिसिंग होता है मोनोपोली फर्म के केस में, कि मोनोपोली फर्म ऑपरेट करती है P ग्रेटर देन MC के। मोनोपोली फर्म ऑपरेट कर रही है MR इक्वल टू MC पे, एंड P जो है यहाँ पे वो MR से ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे P जो है वो MC से ज़्यादा है, वो इस पॉइंट ऑपरेट करती है, जिसको हम बोलते हैं P माइनस MC को हम बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन P माइनस MC मोनोपोली पावर। इट मीन्स मोनोपोली इनएफिशिएंटली आउटपुट या इनएफिशिएंटली रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है मोनोपोली फर्म। तो एलोकेशन रिसोर्स को इनएफिशिएंट देखा था मोनोपोली के केस में। सप्लाई कर्व, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का सप्लाई कर्व यूनिक होता है, MC से ड्राइव होता है, मोनोपोली फर्म का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वो सेम प्राइस चार्ज करती है, सबसे यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करती है। मोनोपोली फर्म अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकती है अलग अलग कस्टमर से ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलास्टिसिटी डिमांड, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। प्राइस एंड आउटपुट कंपैरिजन लॉन्ग आपने अभी लास्ट कुछ स्लाइड्स पहले देखा कि मोनोपोली जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, मोनोपोली का जो आउटपुट है वो कम होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आउटपुट से, और मोनोपोली का जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के प्राइस से। लॉन्ग रन के केस में मोनोपोली फर्म सुपरनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, बट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग रन केस में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट अर्न करती है। डेबिट लॉस आपका मोनोपोली फर्म के लिए देखा जाता है, जो भी हमने देखा कुछ देर पहले, पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव केस में आपका टोटल सप्लाई मैक्सिमम होता है, उस केस में आपको डेबिट लॉस आपका देखा नहीं जाता।
तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ मोनोपोली विद परफेक्ट कंपटीशन। आज की क्लास इसी के साथ खत्म होती है। आज की क्लास में हमने सिंपल मोनोपोली के सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने कवर कर लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अजम्पशंस ऑफ मोनोपोली और मीनिंग ऑफ मोनोपोली फ्रॉम टू कंपैरिजन ऑफ मोनोपोली विद परफेक्ट कंपटीशन। हमने सब चीज़ कवर कर ली आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखते हैं PYQ इस लेक्चर्स पे। पहला क्वेश्चन है कि AP लंडन इंडेक्स ऑफ मोनोपोली इज गिवन बाय, लंडन इंडेक्स ऑफ मोनोपोली इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है ये P माइनस MC डिवाइडेड P, देन आंसर शुड बी ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इंडिकेट करता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब हुआ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ a good one due to change in the price of its related good। सिंस मोनोपोली मार्केट के केस में कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, कोई रिलेटेड गुड्स का कोई यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता, इट मीन्स यहाँ पे क्रॉस प्लस इलास्टिसिटी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। जब कोई दूसरा गुड ही नहीं है तो उसका प्राइस में चेंज आने का सवाल पैदा होता ही नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आपका जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस्ट्री डिमांड कर्व एवरेज डिमांड कर्व आर सेम इन द केस ऑफ, कह रहे हैं इंडस्ट्री डिमांड कर्व और एवरेज डिमांड कर्व मतलब होता है पर डिमांड कर्व होता है, दोनों सेम होता है। किस केस में? मोनोपोली केस में। मोनोपोली केस में आपका डिमांड कर्व इंडस्ट्री का सब फर्म का सब डिमांड का सेम होता है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। फोर्थ है ए सिंगल मोनोपोली मस्ट, अगर सिंगल प्राइस मोनोपोली है, अगर उसका सेल अपना इंक्रीज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सिंगल प्राइस मोनोपोली मतलब सिंपल मोनोपोली, आपने को पता है कि मोनोपोली फर्म प्राइस, आउटपुट, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग कॉस्ट ये सबको एडजस्ट कर सकती है, बट आपको ये चीज़ भी पता है कि मोनोपोली फर्म प्राइस और आउटपुट दोनों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर वो प्राइस को कंट्रोल करें तो आउटपुट कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो अपना सेल बढ़ाना चाहती है, अपना आउटपुट बढ़ाना चाहती है, मोनोपोली फर्म, तो उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका डिमांड का डाउन स्लोपिंग है, डिमांड का डाउन स्लोपिंग है। अगर उसको क्यू बढ़ाना है अपना तो पी कम करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? लोअर प्राइस फॉर ऑल द कंज्यूमर। तो अपने कस्टमर के लिए प्राइस उसको कम करना पड़ेगा अगर वो सेल बढ़ाना चाहती है तो। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मोनोपोली पावर इन द मार्केट? मोनोपोली फर्म ऑपरेट करती है एट इंटरसेक्शन पॉइंट MR इक्वल टू MC। मोनोपोली फर्म का जो आउटपुट होता है वो परफेक्टली कंपीटेटिव लेवल के आउटपुट से कम होता है, और मोनोपोली फर्म का जो प्राइस चार्ज करता है वो ज़्यादा चार्ज करता है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कंपीटेटिव मार्केट। एंड मोनोपोली फर्म का जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो परफेक्टली कंपीटेटिव मार्केट से प्रोड्यूसर सरप्लस से ज़्यादा होता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस हाई होता है मोनोपोली मार्केट के केस में एज कम्पेयर टू परफेक्टली कंपीटेटिव मार्केट, एंड जो प्राइस चार्ज करता है वो ज़्यादा चार्ज करता है परफेक्टली कंपीटेटिव मार्केट से। यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन। इस फॉलोइंग वे टू वास्ट यू कैन बी, कह रहा है कि कौन से तरीके हैं जो मोनोपोली फर्म अडॉप्ट कर सकती है एंट्री ऑफ बैरियर क्रिएट करने के लिए, ताकि लॉन्ग रन में इंडस्ट्री में कोई नई मार्केट और कोई नई फर्म एंटर ना करे। वो पेटेंट, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस का पेटेंट वो करवा सकती है, जिसके कारण नई जो फर्म्स है मार्केट में एंटर नहीं करेगी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। बी सी डी ऑप्शन ए गलत है सारे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन शॉर्ट रन मोनोपोली कैन मेक, इन शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली लॉस भी देख सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट एट ब्रेक इवन पॉइंट भी वो देख सकती है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। तो मोनोपोली शॉर्ट रन केस में तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ देख सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है, बट लॉन्ग रन केस में मोनोपोली सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर लॉन्ग रन केस में मोनोपोली लॉस वो इंकर कर रहा है तो वो मार्केट वो लॉन्ग रन में छोड़ देगा, बट इन शॉर्ट रन मोनोपोली लॉस या ब्रेक इवन या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तीनों देख सकती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए मोनोपोली इज अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। मोनोपोली फर्म जो है मार्केट है वो एक सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर होता है जो सिंगल एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है मोनोपोली फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल आउटपुट होता है, ये आपका हो गया मोनोपोली फर्म का आउटपुट लेवल एक्स, ये हमारा MR है, ये मेरा AR है, ये मेरा प्राइस है। ये मोनोपोली फर्म का आउटपुट लेवल एक्स हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल आउटपुट एक्स हो गया,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि हमको कंपेयर करना है टोटल सरप्लस से उसका आउटपुट लेवल को। तो टोटल सरप्लस जो आपका मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे प्राइस आपका या एमसी आपका इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड कर्व को या प्राइस को, तो ये आपका आ गया x1 प्रॉफिट मैक्सिमम टोटल सरप्लस मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। तो प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है मोनोपोली का, डेट इज x, इट्स बिलो द लेवल that maximizes sum of consumer surplus to total surplus और producer surplus। the sum of consumer surplus producer surplus आपका total surplus है। total surplus आपका मैक्सिमम हो रहा है x1 आउटपुट लेवल, जिस आउटपुट लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग आपका डिमांड का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को। इस पॉइंट पे टोटल सरप्लस मैक्सिमम है, बट मोनोपोली का आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उससे कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो मोनोपोली का प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल आउटपुट है, दैट इज x इज बिलो द लेवल दैट मैक्सिमाइजेज द टोटल सरप्लस, बिलो द लेवल दैट इज x1, उससे कम है जिस पे आपका टोटल सरप्लस मैक्सिमम होता है। तो आंसर का हो गया ऑप्शन डी। क्या क्या रिलेशनशिप बिटवीन पी एम आर एम सी फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमम मोनोपोली डेट चार्जेस सेम प्राइस फॉर अ कंज्यूमर। सिंपल मोनोपोली केस में हमको बताना रिलेशनशिप पी एम आर एम सी के बीच में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है एट द पॉइंट एम आर इक्वल टू एम सी। अब प्राइस आपके ए आर के बराबर होता है मोनोपोली फर्म के लिए, बट आपका एम आर जो है वो एम ए आर से छोटा होता है हर आउटपुट लेवल पे। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका प्राइस जो है एम आर से ज़्यादा है, और एक चीज़ निकल के आ गई। दूसरी चीज़ है कि एम आर इक्वल टू एम सी पर ऑपरेट करता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी कि प्राइस आपका एम आर से ज़्यादा है और एम आर इक्वल टू एम सी पर फर्म ऑपरेट करता है। नेक्स्ट आपका है इफ़ मोनोपोली का फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए तो उसका प्राइस और प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट बढ़ने से किसी फर्म का उसका असर देखने मिलता है एवरेज कॉस्ट के ऊपर। एवरेज कॉस्ट का उसका फर्म का अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था ऊपर तरफ, बट मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता फिक्स कॉस्ट चेंज होने से। तो ग्राफिकली समझते हैं इस चीज़ को। ए आर एम आर एम सी ये आउटपुट लेवल है मोनोपोली फर्म का। लेट्स से एवरेज कॉस्ट फर्म का ये है इनिशियली, तो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है इतना एरिया। अब फिक्स कॉस्ट बढ़ गया फर्म का, उससे क्या हुआ मार्जिनल कॉस्ट को असर नहीं पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट सेम रहेगा, बट उसका एवरेज कॉस्ट शिफ्ट होगा अपवर्ड। तो एवरेज कॉस्ट शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, ये आपका नया एवरेज कॉस्ट है। सिंस एमसी कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा, चेंज नहीं आ रहा, तो आपका आउटपुट लेवल सेम रहेगा एक्स, बट एसी आपका चेंज होगा एट एक्स पे। नया एसी जो है पहले के एसी से ज़्यादा है, इट मीन्स आपका प्रॉफिट जो है फर्म का पहले से कम हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जब मोनोपोली का फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस सेम रहेगा, बट उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए मोनोपोली फर्म फेस करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट मैक्सिमम फर्म, ए मोनोपोली फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है बाय चूजिंग क्वांटिटी एट विच एम आर इक्वल टू एम सी पे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है। तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी। ए मोनोपोली फर्म का जो एम आर होता है, मोनोपोली फर्म का जो एम आर होता है वो लेस देन होता है ए आर के। आपको देखा है ये आपका ए आर कर्व है, ये डिमांड कर्व है मोनोपोली फर्म का, ये आपका एम आर कर्व है। तो मोनोपोली फर्म का जो एम आर होता है और ए आर आपका प्राइस होता है, डिमांड कर्व होता है, प्राइस होता है मोनोपोली फर्म के लिए। तो एम आर कर्व जो है, जो एम आर है मोनोपोली फर्म का वो उसके प्राइस से कम होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ये थे आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए 13-14 क्वेश्चन जो आज का टॉपिक उन्होंने पढ़ा है सिंपल मोनोपोली का, उससे आए थे, विच इंडिकेट्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पीजीटी एग्जाम में मार्केट टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें मोनोपोली का भी बहुत बड़ा एक हिस्सा एग्जाम में पूछा जाता है। इट मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको टॉपिक अच्छे से कर लेना है। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड पार्ट्स के साथ। धन्यवाद।